दोस्तों नमस्कार। पॉलिटी में आज कुछ टॉपिक है जो बड़ा तो नहीं है लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे और उसका कुछ एमसीक्यू देखेंगे और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से अच्छा रहेगा आप लोग भी सही से देखिएगा। तो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भाषा आयोग, इसके बाद निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। तो इन्हीं सब टॉपिक है, बड़ा बड़ा टॉपिक तो है नहीं लेकिन जो भी है वो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा है और हर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका होगा बी, यानी राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता है। बाकी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा के विपक्ष का नेता इनका सदस्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल, यानी राज्यों में मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। देखिए अध्यादेश जारी करने जहाँ तक बात होती है, ऑर्डिनेंस की जब बात होती है तो ऑर्डिनेंस के जो आर्टिकल है वो 123 है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था, क्या क्या उद्देश्य था, चलिए देखते हैं हम लोग। मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। ठीक है। ये सब का सब यानी जितना भी इसमें है ABC सब का सब सही आंसर, यानी उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। ठीक है। भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है, तो आपको कितना बार बता चुका हूँ कि भारत का संविधान का अभिरक्षक जो है वो भारत का उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार करना होगा, ये दो कथन दिया हुआ है, कारण कथन दिया हुआ है, इस पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, बात सही है। और दूसरा कहता है उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। दोनों का दोनों सही है। ठीक है। यानी इसका सही आंसर होगा आपका C, A और R दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। तो चलिए इसका लोकायुक्त वाला क्वेश्चन है जो कि हम लोग इसको देखना नहीं है, और उच्च न्यायालय वाला क्वेश्चन इसको भी नहीं देखना है, जो हमारा टॉपिक से बाहर है। कुछ क्वेश्चन आ गया है जो कि टॉपिक से बाहर, उसको नहीं देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषा की संख्या है। तो कितनी भाषा है, कितना बार बोल चुका हूँ, 22 भाषा है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई। ठीक है। तो 21वां जो संवैधानिक संशोधन किया गया था उसमें जो भाषा जोड़ा गया है, तो वो भाषा जोड़ा गया आपका है, वो आपका है बी। ठीक है। बी यानी सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है। ध्यान रखेंगे, सिंधी को जोड़ा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। तो संशोधन हो सकता है, कोई ज़रूरत कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकता है, तो ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, कम से कम 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? वो राज्य आपका है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में राजभाषा रूप में दर्जा प्राप्त मिला है और पहली भाषा वहाँ का हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित जो नहीं है वो आप क्या है, सी नंबर राजस्थानी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा में राजस्थानी को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? दोस्तों ध्यान रखेंगे 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ था वो 92 संविधान संशोधन है, जो उस समय 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया था, एक बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली में सिर्फ और सिर्फ एक संथाली है। ठीक है, यानी आपका सही आंसर होगा डी। याद रखेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? ठीक है, तो बोलने वाले भाषा में सर्वाधिक है वो है आपका बंगाली। ठीक है, याद रखेंगे 7 नंबर का सही आंसर होगा जो है आपका बंगाली। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की 8वीं अनुसूची 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? ठीक है, तो ये 71वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। देखिए जहाँ भी होगा वो सही आंसर होगा। 8 नंबर का सही आंसर आपका सी होगा, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? ठीक है, नहीं कहता है, नहीं है, तो वो आपका जो नहीं है वो आपका भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी भाषा नहीं है, बाकी सारी भाषा 8वीं अनुसूची में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, तो हुआ था बी नंबर सही आंसर होगा। 1955 में बी.जी. खैर की अध्यक्षता में गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा सी, जो आपके पास ये है अनुच्छेद 350 का क। ठीक है, ये व्यवस्था करेंगे। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका सी है। मैं अभी बताया कि इस जो 92 संविधान संशोधन जो हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, इसमें जो 4 भाषा था वो आपका है बोडो, आपको मैं बता चुका अभी। इसके बाद डोगरी, फिर आपका मैथिली, इसके बाद एक है संथाली। ठीक है, संथाली। चलिए, तो यहाँ 4 भाषा है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो जो बढ़कर हमारे पास 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? ठीक है, तो वो जोड़ी गई है कोंकणी। आपको मैं बता चुका अभी 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो 3 भाषा जोड़ी गई थी वो था नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका कोंकणी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? वो आपका है ब्रुई। ठीक है, ब्रुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में निम्न भाषाओं में से किस एक को सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं? वो आपके फ्रांसीसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो लगभग जो प्रतिशत है वो आपका है 41%। ठीक है, 41% याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो वो आपका है 345। ठीक है, 345 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। विचार करना है इन भाषाओं पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से किनको सरकार ने श्रेणी यानी क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकी भाषाएं घोषित किया गया है। तो इसका जो यहाँ पर आंसर होगा वो आपका 2 और 3 यानी सी होगा। लेकिन आप लोग जान लीजिए कि क्लासिक भाषा अभी हमारे पास 6 भाषाएं हैं, ठीक है। क्लासिक भाषा के अंतर्गत में 6 भाषाएं हैं। तो 6 को नाम मैं बता रहा हूँ, आप लोग याद कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तमिल याद कीजिए, ठीक है, तमिल। इसके बाद संस्कृत, फिर यहाँ 2 भाषा हो गया, तेलुगु और कन्नड़, ठीक है, तेलुगु और कन्नड़। एक है मलयालम और लास्ट है छठा में उड़िया, ठीक है। तो यहाँ पर तेलुगु संस्कृत 2 भाषा वहाँ दिखाई पड़ रहा है, कन्नड़ और तेलुगु, ठीक है। इसके बाद आपका मलयालम और उड़ीसा, ठीक है। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, तो ये सब मिलकर 6 भाषाएं जो क्लासिक भाषा के अंतर्गत में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन का सही अवरोही क्रम है। तो जो यहाँ पर देखिए, जो आप अवरोही क्रम में इसको सजाइए, तो इसको सजाएंगे जब और अवरोही क्रम में, तो आपका आंसर बन जाएगा ये सी यानी 1, 4, 2 और 3। तो 1 में बंगाली सबसे अधिक भाषा बोलने वाला, 4 में उससे कम, यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, इसको 4 कर लीजिएगा, ठीक है, तेलुगु। इसके बाद तीसरा मराठी और चौथा में तमिल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। तो क्या सही, देखिए ए नंबर कहता है राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य करता है। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, ये भी सही नहीं है। सी कहता है हिंदी भारत का राष्ट्रीय भाषा है, ये भी सही नहीं है। तो आपका सही जो क्या है, सही यही है कि बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजनीतिक दल से है, राजनीतिक दल से क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वो राज्य स्तर का दल है, कम से कम 4 राज्यों में उसे जीत दर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 राज्यों में वो राज्य स्तर का दल है तो फिर वो राजनीतिक दल के रूप में, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो वो आपका है अकाली दल, ठीक है। ये सब जितने भी है कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, ये सब राष्ट्रीय दल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो वो कौन नहीं है, वो आपका है तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। बाकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये सब का सब राष्ट्रीय दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक BR अम्बेडकर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल की दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो विभिन्न जो दलें हैं उसको देने का मतलब दर्जा देने का, जो क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों को दर्जा देने का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग का है, इनके अलावा किसी के पास नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो आंतरिक दल लोकतंत्र का जो उपयोग होता है वो है आपका दल का आंतरिक चुनाव, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वो कौन सी थी। तो ये आपका है, सही आंसर होगा 30 मार्च 1985 को। आपको याद होगा दल बदल जो निरोधक अधिनियम है उसे हम अनुसूची 10 में रखा गया है, ठीक है, 10 में रखा गया है, अनुसूची 10 में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है कहा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे वो आपका है, किसी दल में विभिन्न चरणों में
बड़े पैमाने पर दल बदल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली। ठीक है, तो प्रथम बार जो मिली थी वो आपका है 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था। तो वो राज्य है, याद रखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम जो होना चाहिए वो सीटें होना चाहिए 55 सदस्य। ठीक है, तभी ही कह सकते हैं मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। विपक्ष दलों का मान्यता जो प्राप्त होती है वो 55 सीटें मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कामराज योजना का उद्देश्य था। तो कामराज योजना का उद्देश्य यही था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग से क्वेश्चन है। तो चुनाव आयोग से क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, यानी उसका कार्यकाल क्या है। तो कार्यकाल ये है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए, यही उनका कार्यकाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युति किया जा सकता है। आराम से किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है ये ध्यान रखेंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। सेम टू सेम महाभियोग की तरह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महाभियोग की तरह है, लेकिन आप इसे महाभियोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो कौन नियुक्त करता है, आप लोग को सबको पता है कि ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो ये अनुच्छेद याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। तो जो कार्य संबंधित नहीं है उसको देखेंगे हम लोग। तो आपको देखिए डी ऑप्शन में जो दे रखा हुआ है, विधानसभा के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, इनका कार्य नहीं। बाकी जो जितने भी यहाँ पर दे रखा हुआ है ए से लेकर सी तक देखिए, मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण इनका कार्य है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनाव का संचालन चुनाव आयोग का कार्य है। फिर राष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन चुनाव आयोग का ही कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो वो संचालित करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे चुनाव आयोग से नहीं है। ठीक है, संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वो आपका है चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये जारी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जारी राष्ट्रपति करते हैं, बाकी चीज़ें सब चुनाव आयोग का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। ठीक है, तो यहाँ निर्णय देते हैं चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय देते हैं। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचनों में निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो इसका अर्थ है कि ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी विधानसभा या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कोई प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है, लेकिन उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो जब जब्त हो जाती तो क्या संभावनाएं हो सकती, संभावना यही हो सकती है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जमानत राशि को पाने के लिए कुल वैध मतों का 1/6 भाग या प्रतिशत, आप जो कहना है कहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, 1/6 भाग आपके पास
मत आना चाहिए। अगर इतना मत नहीं आता है तो आपका जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब अगर जीत भी गया और इतना राशि 1/6 मत भी नहीं ला पाया, जिसका मतलब है उस चुनाव क्षेत्र में उस चुनावी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा या अधिक संख्या में प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। तो निर्णय किया गया है किसके द्वारा? संसद द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, वो कब किया गया था? वो किया गया था 1989 में किया गया था। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा एक मत देने का जो एज था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो वो जो नवयुवक थे जो 18 वर्ष के थे उनको वोट देने का कह सकते हैं मौका मिला। तो वो कब मिला? 1989 में मिला। तो ये प्रावधान क्या था? पहले हम वोट देने का जो प्रावधान था वो 21 वर्ष था। इस संशोधन द्वारा 61वां संशोधन द्वारा क्या क्या वोट देने का जो एज था उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो नवयुवक को वोट देने का मौका मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये देखिए वही क्वेश्चन है यहाँ पर, वो कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 61वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ठीक है, तो संबंधित है आपका सी से, यानी मतदाताओं की आयु घटाए जाने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, क्या सिफारिश की थी? तो सिफारिश यही किया गया था कि लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, ठीक है, यानी सरकारी निधियन के बारे में कहा गया था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध क्या था? किससे था? तो संबंध था निर्वाचन सुधारों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यकता नहीं है जहां 2 दलीय प्रणाली विकसित हुई है, यानी मात्र 2 ही दल है। जैसे अमेरिका में 2 दलीय प्रणाली है। ठीक है, वहां पर इसकी व्यवस्था नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? ठीक है, किस वर्ष बनाया गया? तो वो वर्ष है, ध्यान रखेंगे, वो वर्ष है 1989। ठीक है, इस समय 1 से 3 कर दिया गया निर्वाचन आयोग को। ठीक है, एक मुख्य आयुक्त और दूसरा उसके सहयोग में उसका आयुक्त के रूप में। ठीक है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो ये चुनाव जो है वो आपका स्थानीय निकायों का, यानी पंचायत लेवल का, ठीक है, पंचायत लेवल का, या आप कह सकते हैं नगर पालिका या नगर निगम का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करते हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग से। देखिए, सामान्य रूप से भारत में प्रति वर्ष 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखेंगे। तो वो नियुक्ति की जाती है, इसका सही आंसर होगा आपका डी, यानी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। ठीक है, वित्त आयोग का एक अनुच्छेद है, याद रखेंगे, वो अनुच्छेद 280 है। ठीक है, याद रखेंगे 280 अनुच्छेद वित्त आयोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? वो होता है वित्त आयोग के सिफारिश पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? तो संस्तुति कौन करते हैं? वित्त आयोग करते हैं, और वित्त का निर्धारण किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण
केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों को अनुशंसा करता है। तो इसका अनुशंसा कौन करता है? वो करते हैं वित्त आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? ठीक है, वो करते हैं, कौन करते हैं? वित्त आयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? कार्य नहीं है, ध्यान रखेंगे, वो है व्यापार कर का विभाजन। ठीक है, इसका वित्त आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। तो मुख्य एजेंसी कौन है? वित्त आयोग। अगर झगड़ा होता है किसी प्रकार से पैसे को लेकर, फिस्कल के लेकर, तो वित्त आयोग उसका निपटारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होती है? तो सिफारिश आप करने वाले हैं वो हैं आपका वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग सिफारिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होगा, वो NK सिंह है। ठीक है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? वो आपका 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? वो थे YB रेड्डी। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? वो रखवाएंगे कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, इसीलिए वित्त आयोग अपनी पूरी सिफारिश भारत राष्ट्रपति को सौंपते हैं और भारत राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो क्या? प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और कितना अन्य सदस्य होता है? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वो जो सदस्य होते हैं वो 4 सदस्य और होते हैं, यानी एक चेयरमैन है और 4 सदस्य और हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका आज का क्वेश्चन। ठीक है, यहीं तक आज हम छोड़ते हैं, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी और टॉपिक को लेकर। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।